नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान शाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हिंदी व्याकरण की इस श्रृंखला में आज का जो हमारा विषय है वो है वर्ण विचार। यहाँ पर हम वर्ण विचार से संबंधित प्रत्येक बिंदु का विस्तृत अध्ययन करेंगे। साथियों, ये जो हमारी श्रृंखला है हिंदी व्याकरण की, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड ग्रेड, रीट है, पटवार है, एस्टेट है, यूपी टेट है, एमपी टेट है, इसके अलावा जितने भी केवीएस के टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण विचार। अब यहाँ पर एक बात आती है कि वर्ण विचार जो है हमारा, उसमें किन किन जो व्याकरण है होता है, उस व्याकरण ग्रंथ में किन किन चीजों की हमें आवश्यकता होती है। तो वो तीन चीजें प्रमुख है, जिसमें से एक तो वर्ण होना आवश्यक है, यानी कि अक्षरों का होना आवश्यक है, क्योंकि बिना अक्षरों के हम शब्द नहीं बना पाएंगे और शब्दों से फिर वाक्य नहीं बनता और वाक्य से हमें पद नहीं प्राप्त होते। यानी कि तीन चीजें जो हैं वो अति आवश्यक है, जिसमें वर्ण, शब्द और वाक्य, जिसमें हम वर्ण विचार, जिसमें शब्द में हम शब्द विचार और वाक्य में हम वाक्य विचार देखते हैं। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, यानी कि हमारी जो हिंदी है वो वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, क्योंकि इसमें नित्य नए प्रयोग होते रहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण है? 44 वर्ण है, यानी कि 44 जो है इसमें वर्ण है, जिन्हें हम दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब आता है कि स्वर क्या होता है। स्वर एक ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करने के लिए अन्य किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें स्वर कहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता न हो, वे स्वर कहलाते हैं। अब हमारी हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं, जिसमें से अ से लेकर ओ और री, ये सारे हमारे स्वर हैं, जिसमें अ, आ, ई, उ और री, फिर है ए, आई, ओ, औ और रे, ये हमारे स्वर हैं। अब स्वरों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है ह्रस्व और दीर्घ। अब यहाँ पर आता है ह्रस्व का अर्थ हम छोटे से भी ले सकते हैं, और छोटा और लघु इससे ले सकते हैं, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और गुरु। अब आता है कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर क्या होते हैं। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं, इन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, और इन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगे। जो स्वर हैं वो हमें अगर बोलने में कम समय लगता है, वो स्वर हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, तथा जिनको बोलने में अधिक समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब इन्हें हम मात्रा के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, यानी कि जो हमारे दीर्घ स्वर हैं उन्हें हम मात्रा द्वारा भी जो दर्शाते हैं। ये दो स्वरों से मिलाकर बनते हैं, यानी कि अ और अ से मिलाकर आ बनता है, और आ से ई और ई से मिलकर बड़ी ई बनती है, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जा सकता है। ये जो हमारे स्वर हैं, ये यहाँ पर सातों दीर्घ स्वर कितने हैं? हमारे 7, जो कि आ, ई, बड़ा ऊ, आई, औ, ए, आई, ओ, औ, ये सारे हमारे क्या है? दीर्घ स्वर भी है, साथ के साथ में ये संयुक्त स्वर भी है। अब है जो स्वर हैं उनको मात्रा में किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो पहला है अ की कोई मात्रा नहीं होती। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कंपटीशन एग्जाम में, निम्न में से किसकी मात्रा नहीं होती है, वहां पर आ, ई, उ और अ दे दिया जाए, तो इसका आंसर अ होगा। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अब आता है हमारा आ एक खड़ी पाई, ई की मात्रा ये वाली, बड़ी ई की मात्रा ये, उ बड़े ऊ की मात्रा ये, आई की, ओ आई की, ए और आई की, ओ और औ की, और री की मात्रा वर्ण के नीचे लगती है। अब आता है व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर हमने पढ़ लिया, हमारे स्वर जो हैं बिना किसी अन्य स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो हमारे स्वर हैं, जबकि व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिन्हें हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं। यानी कि ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, वो स्वर जो व्यंजन है वो कहलाते हैं। अब हमारे व्यंजन कितने हैं? तो व्यंजन हमारे कुल है 33, जिसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया कि जैसे कि हम क बोलते हैं तो उसमें क और अ मिला होता है,
इसी प्रकार हर व्यंजन जो है स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। अब है हमारे जो 5 वर्ग हैं, इन्हें हम 5 वर्गों में यानी कि व्यंजनों को हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्ताक्षर आदि जो है इसमें हम विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्पर्श व्यंजन। अब हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो प्रत्येक वर्ग के जो 5 अक्षर होते हैं यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनके जो 5 वर्ण हैं वे हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 25। इसके पश्चात आता है अंतस्थ स्वर। अंतस्थ स्वर कितने हैं? हमारे 4 अंतस्थ स्वर कहलाते हैं, य, र और ल और व। फिर आता है इसके बाद ऊष्म स्वर, यानी कि जिनके बोलने पर हमें अधिक मात्रा में हमारी प्राणवायु जो है बाहर निकलती है और जो हमें एक गर्मी सी पैदा करते हैं, जैसे कि श, स और ह। ये हमारे 4 ऊष्म हैं। यानी कि 25 हमारे स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ही ऊष्म व्यंजन है। इसके बाद आता है संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर कौन से हैं? यानी कि ऐसे वर्ण जो दो जो व्यंजन होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कि च, तो ये क जो कि स्वर रहित है और श जो भी स्वर रहित है, इनसे मिलकर बना है। त जो है वो त और र से मिलकर बना है। झ, ये भी झ और ञ से मिलकर बना है। एक आता है श्र, श्रमिक वाला, वो भी संयुक्ताक्षर में ही शामिल किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये होती है कि हिंदी वर्णमाला में हमारे क्या क्या है? तो स्वर कितने हैं? 11 हैं, 33 व्यंजन हैं और ये कुल कितने हैं? 44 हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर भी हैं। अब जो हमारा प्रश्न है कि वर्णों को उच्चारण के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है और उनका उच्चारण स्थान और ध्वनि का जो है उनका क्या क्या नाम है, तो उनको देखते हैं। पहला आता है वर्ण। वर्ण जो ये सारे हमारे दिए गए हैं, ये सारे वर्ण कहलाते हैं, वर्णमाला के जो अक्षर हैं वो सभी। इसके पश्चात ये है इनके उच्चारण स्थान: कंठ, तालु, मुदा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और स्वरयंत्र। इसके बाद तालव्य, मूर्धन्य, दंती, ओष्ठ, नासिक्य, कंठतालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और अलजीवा। तो इसमें अब आता है कि तालु जो है कंठ, कंठ जो ध्वनि है उसमें कौन कौन से स्वर और व्यंजन आते हैं? वो है अ और आ, यानी कि अ, आ और क वर्ग के जो 5 वर्ण हैं वो, तथा एक विसर्ग, ये जो आते हैं हमारे कंठ में शामिल होते हैं। दूसरा आता है तालव्य शब्द। तालव्य जो ध्वनि है उसके जो वर्ण है उनमें ई, च वर्ग के जो सब 5 वर्ण है वो, य और श, ये भी इसमें शामिल है, यानी कि इचु, यशाणाम, तालु। अब आता है मूर्धा, यानी कि ऋतु, रसाणाम, मूर्धा, जिसमें री, ट वर्ग के 5 वर्ण र और श इसमें शामिल होते हैं। अब आता है दंती, यानी कि दंती जो स्वर व्यंजन होते हैं उन्हें कौन कौन से हैं? ली, त वर्ग के जो 5 वर्ण है वो और ल और स, यानी कि लृत, लसाणाम, दंतः। फिर आता है ओष्ठ, उपध्यमानीय ओष्ठ, यानी कि उ, प वर्ग के 5 वर्ण इसमें शामिल होते हैं। अब आते हैं नासिका, यानी कि जो हमारी नाक के द्वारा हवा निकलते हुए जो वर्ण बोले जाते हैं वो है 5, जिसमें है अन जो स्वर है वो भी बोला जाता है, ञ, न और म, ये हमारे नासिक्य वर्ण है। फिर आता है कंठतालु। कंठतालु में ए और ए, माफ कीजिएगा, ए और आई जो है ये दोनों शामिल होते हैं। अब आता है कंठ और ओष्ठ, यानी कि हमारा जो गला होता है वो और होठ जो होते हैं उनसे मिलकर जो हम शब्द बोलते हैं वो है ओ और आओ। फिर आता है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ में जो आता है एक ही वर्ण आता है व। फिर आता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र में हम ह को शामिल करते हैं और इसका जो ध्वनि का नाम है वो है अलजीवा। अब आता है कि नासिक जो हमारी अनुनासिक ध्वनियां हैं उसके उच्चारण में वर्ण विशेष के उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका,
का भी योग रहता है, यानी कि उनके उच्चारण स्थान जो होता है उसके अलावा उसमें जो हमारी नाक है उसका भी बहुत योग रहता है इसमें। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण के स्थान पर उस वर्ण का उच्चारण स्थान भी नासिका ही होगा। यानी कि हमने बोला अम, तो अम जो हम जो वर्ण बोलते हैं वह कंठ और नासिका दोनों से ही हमें बोलना पड़ता है, तो इसका जो उच्चारण स्थान है वह है कंठ और नासिका। अब है कि हमने ये वर्णमाला जो है वो पूरी पढ़ ली, उनके उच्चारण स्थान पढ़ लिए। अब आता है कि हम व्यंजन जो है हमारे उनको अलग अलग भागों में किस प्रकार से हम बांटकर उन्हें पढ़ सकते हैं। तो पहला है हमारे उच्चारण, यानी कि हमारे बोलने का जो तरीका है उस आधार पर हम व्यंजनों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो वो है 8 भागों में बांटे, उसको हम बांट सकते हैं। यानी कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्शी। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्य यंत्र यानी कि हमारे गले से लेकर हमारे मुंह तक के किसी अवयव यानी कि किसी भाग को स्पर्श करती है और बाहर निकल जाती है, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें क वर्ग के जो चारों वर्ण है वो, और ट वर्ग के चारों वर्ण, त वर्ग के चारों वर्ण और प वर्ग के चारों वर्ण इसमें स्पर्शी व्यंजन में शामिल किए गए हैं। तत्पश्चात आता है कि संघर्षी। अब होता है कि संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव यानी कि हमारे नाक से गले से लेकर हमारी होठ जो है वहां पर 2 जो उच्चारण स्थान है वहां टकराएंगे तथा उनके बीच में जो मार्ग है वो छोटा हो जाता है, जिससे वायु जो हमारी प्राण वायु है वो उसमें घर्षण पैदा होता है और घर्षण पैदा करते हुए हमारी प्राण वायु बाहर निकलती है और उस स्वर का उच्चारण या व्यंजन का जो उच्चारण करती है उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जिसमें है श, श, स, ह और ख, ज और फ। अब आता है स्पर्श भी है और संघर्षी भी है, यानी कि वह हमारी जो मुख्य अवयव हैं उनको स्पर्श करते हुए भी निकलेंगे और संघर्ष करते हुए भी हमारी जो ध्वनियां हैं वो बाहर निकलती हैं। जिसमें है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी कि अधिक समय लगता है, तथा उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी यानी घर्षण पैदा करता हुआ जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे कि च बोलते हैं तो हमारा जो च बोलने का उच्चारण स्थान है वो 2 जगहों से स्पर्श करता हुआ अधिक स्पर्श करता हुआ जाता है और जो हमारा अंतिम जो भाग है वो घर्षण करता हुआ प्रतीत होता है। फिर होता है छ, ज और ज। अब आते हैं नासिकी, यानी कि नाक के द्वारा जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो कौन कौन से हैं? जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है वह हमारे नासिक के वर्ण कहलाते हैं, जो कि हमारे 5 हैं। ञ, ण, ञ, ण, न और म, ये हमारे 5 नासिक के व्यंजन हैं। फिर इसके पश्चात आता है पार्श्विक, यानी कि पीछे जिसको पीछे की तरफ से बोला जाता है जिस वर्ण को, वो कौन सा है? जिनके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और वायु पार्श्व यानी कि पीछे के आसपास से निकल जाती है, वे है पार्श्विक वर्ण, जो कि एकमात्र एक ही है, ल। इसके पश्चात जो आता है हमारा प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जीवा को 2 से 3 बार कंपन यानी कि कांपना पड़ता है वो हमारे प्रकंपित व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें से एक जो है हमारा र, वो प्रकंपित व्यंजन कहलाता है, जबकि पार्श्विक वर्ण जो है वो ल है। नासिक के वर्ण अपने 5 हैं और स्पर्शी हमारे च, छ और ज हैं। अब आता है उत्क्षिप्त, यानी कि फेंके हुए वर्ण कौन से हैं? यानी कि जिस वर्ण का उच्चारण करते हुए हमारी जीवा जो है वो अंतिम बार में फेंकी हुई सी प्रतीत होती है और नोक के झटके से वो जो है नीचे गिरती है, वो हमारे उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त यानी कि फेंके हुए
वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि ड और ढ। जब हम बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो रोल, आधा रोल बनाते हुए फिर एकदम से झटके से नीचे गिरती है। अब आता है संघर्षहीन। यहाँ पर कोई भी घर्षण, कोई भी जो हमारी प्राणवायु को कोई भी अतिरिक्त प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, हम उन्हें आसानी से बोल लेते हैं। अब है जिन वर्णों यानी कि जिन ध्वनियों का उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती हैं, वे संघर्षहीन ध्वनियां जो हैं वो कहलाती हैं। तो कौन कौन सी हमारी ध्वनियां? य और व। इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं क्योंकि इनका जो उच्चारण स्थान है वह स्वरों के समान ही माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों और स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में बांटा गया है। जैसे कि हमने पहले देखा कि उच्चारण के स्थान पर हमने वो जो वर्ण है उन्हें कितने भागों में बांटा था? 8 वर्णों में। अब है स्वर जो तंत्रियां हैं हमारी, उसकी स्थिति और उसके कंपन के आधार पर हमें 2 भागों में वर्णों को बांटते हैं, जिसमें है घोष, दूसरा है अघोष। घोष जो है जिसका अर्थ होता है नाद, नाद यानी कि गुंजन, गूंजना। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गूंज यानी कि स्वर जो हमारा है वो गूंजता हुआ सा प्रतीत होता है, उन्हें हम घोष व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग आदि जो वर्ण हैं, उन सभी के अंतिम 3 वर्ण जो हैं वो हमारे घोष वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि घ, घ, ण, ज, ज और ञ। इसके अलावा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, वो भी घोष व्यंजन में है, तथा जो हमारा ऊष्म व्यंजन है यानी कि अलिजीवा का जो वर्ण है ह, वो भी इसमें शामिल है। इसके अतिरिक्त सभी जो स्वर होते हैं वो भी घोष वर्ण में शामिल है। यानी कि हमारे घोष वर्ण में कौन कौन से वर्ण है जो शामिल है? सभी वर्गों के अंतिम तीसरे जो वर्ण होते हैं वे य, र, ल, व, ह, और इसके अतिरिक्त हमारे सारे स्वर, यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? कुल 30 हो गई है। अब है अघोष। अघोष यानी कि बिना नाद के। इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कोई कंपन नहीं होता, अतः गुंज न होने के कारण ये वर्ण जो कहलाते हैं अघोष कहलाते हैं। इन वर्गों के पहले यानी कि जो सभी वर्ग हैं उसके पहले और दूसरे वर्ण, पहला और दूसरा जो है, उसके अलावा श, श, स, ये तीनों जो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये आदि भी वर्ण जो हैं ये सारे अघोष हैं। यानी कि इनकी संख्या कितनी हो गई? 13। घोष वर्णों की संख्या 30 है, अघोष वर्णों की संख्या 13 है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट कि श्वास के जो वायु है, हमारी प्राण वायु है, उसके आधार पर वर्णों के कितने भेद किए गए हैं? तो उसके आधार पर भी हमारे 2 भेद है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि उच्चारण के स्थान पर हमारे कितने भेद किए गए हैं? 8। और उसके अलावा कंपन के आधार पर कितने भेद किए गए हैं? हमारे 2, जो कि घोष और अघोष हैं। अब है श्वास वायु यानी हमारी प्राण वायु जो है, जिसके हम जो श्वास छोड़ते हैं उसके आधार पर कितने भेद किए गए हैं? वो भी 2 हैं, जो कि पहला है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी सांस वायु है वह कम मात्रा में मुख विवर यानी कि हमारे मुख से बाहर की ओर निकलती है, उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। यानी कि हमें इन वर्णों को बोलने के लिए हमारे ज्यादा जो कह सकते हैं हम ताकत की जरूरत नहीं होती है, उन्हें हम इजीली बोल पाते हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है आदि का जो पहला, तीसरा और पांचवा, यानी कि 1, 3 और 5, इसकी एक ट्रिक है 1, 3, 5, आप याद रखें अल्प प्राण में 1, 3, 5 जो है ये क और घ, न, च, ज और ञ और ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, यानी कि इनको बोलने पर हमारी जो मुख विवर से जो प्राणवायु है वो कम मात्रा में बाहर निकलती है। इसके अलावा जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, वे सभी भी और सभी स्वर जो हैं वो अल्प प्राण है। यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि कौन से जो वर्ण है वो अल्प प्राण भी है, घोष व्यंजन भी है और ये स्वर भी है। तो आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।
इसके बाद आता है हमारा महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जो वायु है हमारी प्राण वायु वो अधिक मात्रा में मुख विवर यानी कि मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलने में हमें ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है बजाय अल्प प्राण के, उनको हम महाप्राण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा यानी कि 2 और 4 जो वर्ण है वो और श श स ह जो कि ऊष्म व्यंजन है वो हमारे सारे महाप्राण की श्रेणी में आते हैं। अब है अनुनासिक यानी कि जो चंद्र बिंदु है उनका स्थान जो है वो कहां से होता है, उच्चारण स्थान वो हमारी नाक के सहयोग से रहता है। जैसे अन, आ, ई और उ जो है वो वर्ण। अब आता है कि देवनागरी लिपि जो है उसका और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण रूप जो है वो क्या है। इसमें हमारे भारतीय संविधान में हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा भी स्वीकार किया गया। यानी कि हमारी राजभाषा को हमारी हिंदी को राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हमें राजभाषा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है। तथा इसकी जो लिपि है उसे हम जो देवनागरी लिपि है उस रूप में हमने इसे मान्यता दी है। भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी कहा जाता है, उसके अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निदेशालय के तत्वाधान में जो भाषाविद हैं, साहित्य के ज्ञाता हैं, भाषाविद हैं, जानकार हैं, पत्रकार हैं, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के रूप के सहयोग से देवनागरी जो लिपि है हमारी हिंदी तथा उसके एक वर्तनी का मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य है, अतः इसका ही प्रयोग करें जो हमारे पास अब आने वाली है। यह है हमारा मानक रूप पूरा ही। अब आता है कि स्वर, हमारे स्वर जो हमने अभी पढ़े थे वो है हमारे 11। इसके अलावा हमारे मात्राएं 10 हैं क्योंकि अ की मात्रा नहीं होती है। अनुस्वार 1 है, अन और विसर्ग 1 है, अह। अनुनासिकता जो चिन्ह है वो चंद्रबिंदु, इसे स्वीकार किया गया है। व्यंजन है हमारे क से लेकर ह तक। इसके अलावा हमारे संयुक्त जो व्यंजन है वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके बाद है हमारा हल चिन्ह यानी कि स्वर रहित जो व्यंजन लिखे जाते हैं उनके लिए हल चिन्ह है ये वाला। इसके बाद है ग्रहित स्वर जो है वो आ है जो कि अंग्रेजी से लिया गया है, और क, ख, ज और फ जो ये ध्वनियां हैं ये हमने उर्दू फारसी से ली हैं। अब आता है हिंदी वर्तनी जो है उसके मानकीकरण के लिए किन किन नियमों का होना आवश्यक है। पहला है संयुक्त वर्ण, कि भाई संयुक्त वर्ण है तो उसे किस प्रकार से लिखा जाए। खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं उन्हें संयुक्त रूप में खड़ी पाई को हटाकर ही बनाया जाना चाहिए। जैसे कि ख्याति है, लग्न हो गया, विघ्न हो गया, कच्चा हो गया, छज्जा हो गया, नगण्य हो गया, कुत्ता हो गया, पथ्य है, ध्वनि, न्यास, प्यास, डिब्बा, सभ्य, रम्य इत्यादि। इसके बाद आता है विभक्ति चिन्ह, यानी कि जो हमारी विभक्तियां हिंदी में 7 प्रकार की, उनमें किन किन चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाना चाहिए हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत, ये हमें बताते हैं। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों में प्रातिपादिक से पृथक लिखे जाने चाहिए। यानी कि जो हमारे जो संज्ञा शब्द जो हैं उन्हें और विभक्ति चिन्ह इनको अलग अलग लिखा जाए, ना कि एक साथ लिखा जाए। जैसे राम, राम ने, राम और ने अलग अलग लिखा जाए, ना कि दोनों को मिलाकर राम को राम से इत्यादि। अब आता है सर्वनाम जो शब्द आते हैं, यानी कि उन शब्दों में ये चिन्ह जो है प्रातिपादिक जो उसके साथ मिलाकर लिखे जाए। यानी कि संज्ञा के साथ तो हमें उन्हें अलग अलग करके लिखना है और उसी प्रकार हमें सर्वनाम के साथ उन्हें मिक्स करके लिखना है, यानी कि मिलाकर लिखना है। जैसे उस जो है उस सर्वनाम है और ने जो है वो विभक्ति चिन्ह है, इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखा गया है। उसको, उससे इत्यादि। अब है सर्वनाम के साथ यदि विभक्ति दो विभक्ति चिन्ह आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो पहला जो विभक्ति है चिन्ह उसे तो मिलाकर लिखा जाए और दूसरे को पृथक करके लिख दिया जाए। जैसे कि उस जो है वो सर्वनाम है
के विभक्ति चिन्ह है और लिए विभक्ति चिन्ह है, तो उसके लिए को एक साथ मिलाकर लिए अलग शब्द लिखा जाए। अब है क्रिया, जो पद है हमारे बढ़ चढ़ खा पी वो जो है उसको किस प्रकार से लिखा जाए। संयुक्त क्रियाओं में सभी अंगीभूत क्रियाएं जो हैं वो पृथक पृथक जो है वो लिखी जाए। जैसे कि पढ़ता करता है, बढ़ते चले जा रहे हैं, आ सकता है, इनको आ और सकना दोनों अलग क्रियाएं हैं, इनको अलग अलग लिखा गया है। खाया करता है, खाया करता है, इनको खाया और करता एक अलग अलग लिखा गया है। इसी प्रकार अब आते हैं हमारे संयोजक चिन्ह, जो कि इस तरह का जो चिन्ह होता है इसको हम संयोजक चिन्ह यानी कि हाइफन भी कहते हैं। संयोजक चिन्ह का जो विधान है अर्थ स्पष्टता के लिए किया जाता है, यानी कि संयोजक चिन्ह जो है किस लिए उपयोग में आता है, वो हमारे अर्थ स्पष्टता के लिए आता है। अब आता है कि पहला जो नियम है, द्वंद्व समाज के साथ संयोजक चिन्ह का उपयोग किस प्रकार किया जाए। जैसे कि दिन और रात, ये दोनों ही द्वंद्व समाज में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, इसीलिए दिन और रात दोनों के बीच में एक संयोजक चिन्ह लगा दिया जाता है। देख रेख, चाल चलन, हंसी मजाक, लेन देन, शिव पार्वती, संवाद, खाना पीना, खेलना कूदना इत्यादि। अब आता है सा और जैसा आदि जो पूर्व योजक चिन्ह है, उन्हें किस तरह से लिखा जाए। जैसे तुम सा, मोटा सा, कौन सा, कपिल सा, चाकू जैसे तीखे, इस तरह से इन्हें अलग अलग लिखा जाए। अब आता है तत्पुरुष जो समाज होता है, उसके संयोजन में संयोजक चिन्ह जो है उसका प्रयोग कैसे किया जाए। वो है कि जिसके बिना, जहां उसके बिना यानी कि संयोजक चिन्ह के बिना अर्थ का स्तर ब्रह्म होने की संभावना हो, यानी कि अगर ऐसा शब्द जहां पर अगर उनको संयोजक चिन्ह के बिना न लिखा जाए और उसका अर्थ अलग आ जाए, तो वहां पर हमें संयोजक चिन्ह है वो लगाना आवश्यक है। जैसे कि भूतत्व, यानी कि भू का अर्थ होता है पृथ्वी और तत्व का होता है पदार्थ, यानी कि धरती का जो पदार्थ है उसके लिए आता है। किंतु अगर संयोजक चिन्ह न लगाया गया तो ये भूतत्व बन जाएगा, जो कि एक भूत यानी कि नकारात्मक शक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब आता है कि सामान्यतः तत्पुरुष समाज में संयोजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि तत्पुरुष समाज जो है उसमें संयोजक चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन्हें हम ऐसे ही लिखते हैं, राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या, ये सारे हमारे क्या हैं, तत्पुरुष समाज के उदाहरण हैं। किंतु अनख यानी कि बिना नख के इसके लिए आपको जो है संयोजक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अनीति, इसके लिए भी आपको आवश्यक है। नम्रता का अभाव जो होता है, अपसर, इसके लिए भी, अपरस यानी कि जिसको किसी ने छुआ न हो, इसके लिए भी हमें संयोजक चिन्ह लगाना आवश्यक है। इसके अलावा जो है नहीं तो अगर न लगा जाए तो अनक, अनति और अपरस जैसे शब्द बन जाएंगे जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब आते हैं अवयव जो शब्द हैं, तक, सात आदि जो अवयव शब्द है सदा पृथक लिखे जाएं, यानी कि वर्णों शब्दों के साथ तक और सात का यदि उपयोग किया जाता है अवयवों का, तो उन्हें अलग अलग लिखा जाए। जैसे आपके साथ न कि एक साथ लिखा जाए, आपके साथ एक साथ न लिखकर इन्हें अलग अलग आपके और साथ अलग अलग लिखा जाए। जहां तक, ये भी हम अलग अलग लिखते ही हैं। अब आते हैं अन्य जो नियम है इन मुख्य नियमों के अलावा। फिर है अंग्रेजी में जिन शब्दों को अर्धविवृत यानी कि आ ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट न होने पर आ की मात्रा के ऊपर अर्धचंद्र का उपयोग किया जाए। यानी कि अर्धचंद्र किसे कहेंगे, अगर चंद्र बिंदु के ऊपर अगर बिंदी लग जाती है तो वो पूर्ण चंद्र बिंदु कहलाता है, किंतु अगर उस पर बिंदी नहीं है तो वो अर्धचंद्र कहलाता है। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, कॉर्पोरेटिव, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी से आगत जो है ध्वनि वो है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिन्हें दोनों ही रूपों में लिखा जाए तो वे शुद्ध माने जाएंगे, यानी कि उनके दोनों रूप हैं वो बराबर चलते हैं। जैसे कि द्वि जो है तत्समाज जो है उन दोनों ही रूप उसको स्वीकार करता है। जैसे हम लिख सकते हैं गर्दन, ये भी लिख सकते हैं और गर्दन भी लिख सकते हैं। गर्मी, गर्मी भी लिख सकते हैं। दोनों ही रूप जो है वो हमें हिंदी वर्णमाला में स्वीकार्य है। और बर्फ,
बर्फ दोनों ही प्रकार से लिखा जा सकता है, बिल्कुल और बिल्कुल, आधा ल लिखा वो भी इसे मान्य है। सर्दी और सर्दी दोनों ही मान्य है। कुर्सी और कुर्सी दोनों मान्य है। भर्ती भर्ती, फुर्सत और फुर्सत, बर्दाश्त बर्दाश्त, वापिस वापस, आखिर आखिर, और है बर्तन बर्तन और बर्तन, दोबारा दोबारा, दुकान दुकान इत्यादि जो शब्द हैं इन ये दोनों ही रूप में मान्यता प्राप्त है। अब जो आते हैं पूर्वकालिक प्रत्यय, उसमें पूर्वकालिक जो प्रत्यय है उसमें कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाना चाहिए, जैसे मिलाकर, खाक पीकर, पढ़कर, इस तरह से इस पूर्वकालिक प्रत्यय को लिखा जाता है, यानी कि मिलाकर, खाकर, पढ़कर। अब आता है जो नियम हमारा अगला, वो है शिरा जो रेखा है, यानी कि जो ऊपर की जो लाइन है हमारी, उसे भी लिखना आवश्यक है, यानी शिरोरेखा जो है उसका प्रयोग जो है वो प्रचलित रहेगा। अब आता है कि विराम चिन्ह को छोड़कर, पूर्ण विराम को छोड़कर शेष जो विराम है आदि चिन्ह वही ग्रहण कर लिए जाएं जो अंग्रेजी में प्रचलित है, यानी कि पूर्ण विराम जो है उसको छोड़कर बाकी के जो जितने भी वर्ण है वो जो अंग्रेजी में है वो वे ही शामिल कर लिए जाएं। जैसे कि ये है हमारा अल्प विराम, ये है अर्ध विराम, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये है विस्मयादि बोधक, और ये पूर्ण विराम, ये जो है बराबर का निशान, और ये सारे जो हैं ये वैसे के वैसे ही जो जैसे अंग्रेजी में है वो हिंदी में शामिल कर लिए जाए। फिर है पूर्ण विराम जो है किस प्रकार से आता है, ये खड़ी पाई जो है इसका उपयोग किया जाए। फिर है अंग्रेजी हिंदी अनुवाद कार्य तथा अन्य प्रशासनिक साहित्य में विषय के विभाजन, उपविभाजन तथा अवतरणों, उप अवतरणों में क्रमांक करने के लिए अंग्रेजी के शब्द जो हैं वो ABC या कैपिटल या बोल्ड ये स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा के स्थान पर क ख घ का प्रयोग किया जाए, यानी कि ABCD के जो ABC जो है वो न लिखकर क ख और घ आदि का प्रयोग किया जाए। अब स का प्रयोग किया जा सकता है, अ आ इ आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार 1 2 3 अथवा रोमन जो संख्या है हमारी 1 2 और 3 का प्रयोग किया जा सकता है। अब आता है हिंदी में जो हमारे संख्यावाची जो शब्द हैं, यानी 1 से लगाकर हमारी 100 तक जो गिनती है वो उसको मानक रूप में इस प्रकार में शामिल किया गया है। जैसे कि अब है हमारे 21, इसको हम इ आधा क और 21 इस तरह से लिखेंगे, और 19 को हम इस तरह से लिखेंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ मोस्ट जो है उन्हीं को बता रही हूँ, इसके अलावा मैं पूरी गिनती नहीं बोलूंगी। फिर है 23, 24 नहीं 24, फिर है 29, न कि आधा न लिखा जाएगा, पूरा न लिखा जाएगा 29 में। फिर है 31 नहीं 31, 31 नहीं 31 लिखा जाएगा। फिर है 34, फिर है 39, 38, 43, 44, 49, 53 ना कि 53, 53, 54 नहीं 54। फिर आता है इसका 61, 63 ना कि 63, 66 ना कि 66, 68, 69, 70, 71। इसके पश्चात आता है 73 ना कि 73, 73 आता है। 76, 78, 79, 80, 81, 81 ना कि 81, 83। इसके अलावा ये जो हमारे हिंदी के जो संख्यावाची शब्द हैं इनको हम मानक रूप में शामिल करते हैं, क्योंकि हमारी क्या होता है कि हमारी जो बोली है, स्थानीय बोली है, उसके प्रभाव के कारण इन शब्दों का, इन जो संख्यावाची शब्द हैं इनका उच्चारण हम गलत प्रकार से करते हैं। तो अब से हम इस प्रकार से करेंगे। अब आते हैं हमारे अभ्यास प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो है कि भाषा किसे कहते हैं, स्वर और व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए, लिपि का क्या तात्पर्य है, हिंदी भाषा में
जो हमारी वो किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो किस लिपि में लिखी जाती है हमारी देवनागरी लिपि में। हिंदी में स्वर कितनी स्वर ध्वनियां हैं, जो कि हमारी 11 स्वर ध्वनियां हैं, और व्यंजन कितने हैं हमारे 33 व्यंजन हैं। तो साथियों आज हमने जो है वर्ण विचार पढ़ा है। इसके अलावा ये जो हमारा वीडियो है सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सभी दोस्तों से के साथ जो है इसे भेजिएगा ताकि वे इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।